अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि ऑल रिवाइज चलें, गुड, लेट्स सी। अच्छा भाई, एक सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कि अगेन पर्टेन करता है रिस्क, रिस्पॉन्सेस एंड रिपोर्ट से। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन एंड देन अमेंड इट अकॉर्डिंगली कि भाई जिसमें रिस्क भी हो, रिस्पॉन्सेस भी हो और रिपोर्टिंग भी हो। तो पहला केस है, हम थोड़ा टाइम कम रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है कुल मिला के 8 मिनट्स। चलो 10 मिनट, 8 मिनट्स कम हो जाएंगे, 10 मिनट सही है। अच्छा, अम्मी बोल रही थी आपकी कि नाश्ता कर लेते, सब लेट आएंगे। अब अम्मी ताना मार रही हैं, तो भाई तुम तो घर पे ही बैठे हुए हो ना, तुम तो घर पे ही बैठे हुए हो। देखो, अगर मैं घर पे होता ना तो मेरी वालदा मुझे अपने हाथ से खिलाती। तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि आप अम्मी को बोलें, आंटी को बोलें कि प्लीज़ मुझे अपने हाथ से खिला दें। इससे बड़ी नेमत क्या होगी यार। चलें जी, अनलेस क्या आप एक्चुअल अम्मी की बात कर रहे हो। सही है। मतलब ये वो तो नहीं ना कि बाबू ने खाना खाया तो फिर मसला है। हाँ बस सही है, सही है, चलो ओके। विजिबल है ना तुम लोगों को? यस, रिस्क, रिस्पॉन्सेस एंड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। नहीं, अब आप पूरा आपने देखना है कि क्या सीन है। अच्छा, इस सवाल में मैंने ना एक और स्टैंडर्ड भी टेस्ट किया हुआ है, तो आप अगर सुकून से रीड करके इसको जब पढ़ेंगे ना तो मतलब अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क। नींदें हराम हुई हुई हैं, मैं मतलब सोया ही नहीं हूँ तकरीबन। पोर्टल पे अपलोड हैं ये सेशंस, या पोर्टल पे होने तो चाहिए, नहीं है पोर्टल पे। यूट्यूब पे पोर्टल पे हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, हो रहे होंगे। यूट्यूब पे तो मैं लगा देता हूँ अपने चैनल पे, और मैं शेयर भी करता हूँ आपसे पूरी लिस्ट। इनकी पीडीएफ तो मैं आपको भेज देता हूँ हर क्लास के बाद।
हमाद गलत पिक किया, यानी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया ना, रिस्क, रिस्पॉन्सेस, in any case you need to discuss the situation first. हाँ देखे ना, ये तो अभी पहला सवाल है। हाँ जी, बाकी बच्चों जल्दी लिखना है। तलाक हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और बताने हैं। वेरी गुड टूबा। बिल्कुल अरबाब, ऐसा ही है, पर उसको आपने इंग्लिश में लिखना है ना। नियाज खान, मैं तुम्हारा रीड कर रहा हूँ। वेरी गुड नियाज। बिल्कुल अरबाब, ऐसा ही है। अच्छा जी, मलाइका आपने लिखा है एक्सप्लोजन अकर्ड एट द स्मॉलेस्ट ऑफ वन ऑफ द 4 साइड स्टोरेज लोकेशन विद सम डैमेज ऑफ इन्वेंट्री, दे आर अनलाइकली टू बी एबल टू क्लेम द इंश्योरेंस प्रॉपर इम्पेयरमेंट। नहीं, गलत हो गया मलाइका। देखिए, इम्पेयरमेंट तो इस वाले केस में आनी ही नहीं चाहिए ना। नहीं मलाएगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, हुआ ईयर एंड के बाद है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ईयर एंड पे पीपी इम्पेयर्ड था। वेरी गुड हरीश बा। रिक्वायरमेंट्स क्या है, 5वीं बार बता रहा हूँ, रिस्क, रिस्पॉन्सेज एंड रिपोर्टिंग इम्पैक्ट। हसान क्या हो गया यार, डिसाइड हुआ है हमारा। लिख देता हूँ यहाँ पे। रिक्वायरमेंट है रिस्क, रिस्पॉन्सेस, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। फिर सही है। चलो जी, ड्यू टू एक्सप्लोजन इन्वेंट्री डैमेज इंडिकेट रिस्क ऑफ इन्वेंट्री, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। गलत अहमद।
हसान आपने लिखा है शुड बी डिस्क्लोज, वाई शुड बी डिस्क्लोज, ये भी तो आपने बताना है ना। अच्छा कश्यप आपने लिखा है इन्वेंट्री प्लेज अ फुल स्टोरेज रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वन ऑफ द स्टोर डैमेज, a fire destroyed its non-adjusting event after a significant event that required disclosure, there is appropriate disclosure not given. Okay, good Kashaf. अफान उसको रीपोस्ट करें। आयशा हैज़ 4 स्टोरेज लोकेशन विच मैनेज रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ऐसे देखो 4 लोकेशंस होने का मतलब ये नहीं है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क हो। एक्सप्लोजन्स हुए हैं तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी आयशा गलत, क्योंकि ये केस ही नहीं है ना यहाँ पे। देखो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का पता है रिस्क कब होता है, जब आपकी इन्वेंट्री ईयर एंड से पहले इम्पेयर्ड हो या कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। पीबी को कम किया ही नहीं हो मतलब इम्पेयरमेंट तो होनी नहीं चाहिए ईयर एंड पे, तो मैं किसने कह दिया नहीं करती ना। तो मैंने तो यहाँ पे टेस्ट भी सब्सिक्वेंट इवेंट भी टेस्ट किया है, तो वो तो आपने यहाँ से पिक करना था कि कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये इवेंट ईयर एंड से पहले हुआ होता तब तुम कहते हैं कि रिस्क है कि पीपी की इम्पेयरमेंट सही से बुक ना हो, अभी तुम्हारा नॉन डिस्क्लोजर या अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर का रिस्क है, सही ना। तो ये मसला है। ओके जी, Afansin explosion at the smallest force has occurred which is the damage of inventory in PP. It is a non-adjusting event because the event is one of nature, however it is required a disclosure. Afan, you need to write why it requires a disclosure. सही है। Mohib, although the explosion has occurred after the event is a material आई more than, एक बच्चे ने बताया अच्छे से, वो बोल रहा है it is material because वो 5% of profit before tax से ज़्यादा है। You need to define it कि इफ़ यू आर सेइंग इट अ मटीरियल, क्योंकि मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट होता है वो क्या होता है डिस्क्लोज होता है, बिल्कुल। तो एन इवेंट इज नॉट एन एडजस्टिंग और स्टिल इट शुड बी डिस्क्लोजर, देयरफॉर देयर मैनेजमेंट शुड नॉट मेड अ डिस्क्लोजर। अच्छा एक और चीज़ है, 2 चीज़ें आएंगी इसमें, एक तो रिस्क है कि मैनेजमेंट डिस्क्लोज ना करे या तो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज ना करे, दोनों केसेस में ये क्या होती है मिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, obtain the FAR from the management, also the inventory sheet from the management which was placed on that site, ensure the value of inventory in PP as the management to disclose। very good यार, बेहतरीन प्रोसीजर लिखे हैं इसने। Procedure, the auditor shall inquire from the management about disclosure in the current FS, auditor shall check whether there is any scrap value of the destroyed items। why I should check the scrap value of destroyed item now, सही है। तो ओके तो हुआ, इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोज इट ऑडिटर शैल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन। चलो तो रिपोर्ट पे आते हैं, गुड लिखा सही है। एज एक्सप्लोजन अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड द कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट रिपोर्टिंग डेट द सब्सिक्वेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट में नॉट हैव डिस्क्लोज इम्पैक्ट ऑफ रिपोर्ट। अच्छा सारा आपने लिखा सही है, पर आपने ये बताना है कि डिस्क्लोज क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट, और मटीरियल भी क्यों है ये भी बताओ। यावर, as this is a non-adjusting event that requires disclosure in the financial statements of AMK and company, therefore there is a risk that disclosure might not be properly recorded, and it should be as it is material event, it breaches the materiality level। अच्छा कभी भी हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते it breaches the materiality level, ये अंग्रेजी गलत है। आप लिखेंगे it is considered to be a material subsequent event because it exceeds 5% of profit before tax। तो ये आपने बताना है। हाँ एक्सीज मटीरियलिटी लेवल ये लिख सकते हैं, पर ब्रीचेस नहीं कर सकते हम कभी भी कि ब्रीच हो गया, ये कोई अंग्रेजी नहीं है, सही है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट कंसिडर तब की जाएगी जब वो डिस्क्लोज ना करे। तो आपने फिर इफ के साथ लिखना होगा ना रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में, इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोज दिस मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट देन अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिटर मे कंसिडर गिवन EOM। क्योंकि आप ये सोचें ना मटीरियल है, और आप अगर सोचते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी दैट मैटर जो कि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इशू, तो उसमें एग्जांपल भी है मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट, याद आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट की तो एग्जांपल है EOM में कि ईयर एंड से पहले आग लग जाए वो भी बतानी होती है, ईयर एंड के बाद अगर मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट हो वो भी एम्फेसाइज करवाना होता है। तो वो तो क्लियरिटी के साथ इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड टेस्ट हुएंगे, रिस्क भी
आपका सब्सिक्वेंट इवेंट भी और आपके प्रोसीजर भी और आपकी रिपोर्टिंग भी इन अ सिंगल क्वेश्चन। नॉन एडजस्टिंग इमटेरियल है, तुमने कैसे बोला? करके देखो, करके देखो, करके देखो ना मेरा मुन्ना। दिमाग चलाने के बजाय कैलकुलेटर चलाओ। यानी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेटर चलाएं प्लीज़, आपसे मेरी विनती है। सिंस द मटीरियलिटी लेवल इज 0.28 एंड ड्यू टू नॉन एडजस्टिंग इवेंट द लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी। अच्छा देखो महक, आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी है। सीक्वेंस वही होनी चाहिए कि इवेंट अगर हुआ है, ईयर एंड के बाद हुआ है, द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज बिकॉज इट इज़ अ मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट। तो हम वो डिस्क्लोज करेंगे, फिर मटीरियलिटी बताएंगे। तो आगे पीछे कर दिया महक आपने, उसको सही करना है हमने। दो रिस्क है ना, कि या तो डिस्क्लोज ही ना करे, यस, दो मसले हैं, सही है। तो स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी होते हैं, आपको ये चीज़ पता लगती है तो आपका दिमाग जाएगा ना डिस्क्लोज हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो अगर डिस्क्लोज हुआ हुआ है तो सही हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब ऑडिट करेंगे ना, तो ऐसे हालात वाक़यात पता लगेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिस्क्लोजर होना चाहिए। नहीं हुआ हुआ, ये रिस्क है, सही है। नहीं, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री की वजह से इंश्योरेंस क्लेम का रिस्क नहीं है। और अगेन इंश्योरेंस क्लेम भी वो बुक करेगा तो अगले साल ही करेगा ना, क्योंकि इवेंट अगर कब हुआ है, अगले साल। मैं कह रहा हूँ अनलाइकली हो, अनलाइकली हो। इस साल अकाउंट फॉर हुआ है वो नहीं, तो पंचायत ही नहीं है। हाँ देखो, तभी तो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक। अगर वो लिख के देता ना कि कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो मुसीबत है, तो रिस्क है कि वो रिकवरेबल ना हो। आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर आपने ये बातें लिखनी होंगी कि क्लेम रिसीवेबल इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। क्लियर है? या सर्टेन हो तो वो आपने फिर उस केस में लिखना होगा। पर वो कब होगा? जब आपको वो कहे कि इसने इस ईयर एंड पे उसको रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ईयर एंड से पहले हुआ हुआ होगा तो रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर फिर तुम्हारा रिस्क सही है कि वर्चुअली सर्टेन है। ईयर एंड से इसमें हुआ ईयर एंड के बाद है और रिकॉर्ड पहले करके बैठा हुआ है, तो ये तो कट ऑफ का एरर है ना। तो सब्सिक्वेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो पहले क्यों कर रहा है? सही है। तो मसला दोनों में एग्जिस्ट करता है, पर तरीका एक कार अलग है, सही है। अच्छा भाई, हसीब, explosion occurred on 20th May, which is after the year end. Since the explosion occurred after it is a non-adjusting event, very good. There is a proper disclosure. पर आपने देखो पहले ये नहीं बताया ना हसीब के डिस्क्लोजर आना चाहिए, वो आपने मिस कर दिया ऊपर, और फिर नीचे कह रहे हो कि प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, सही है। अच्छा इश्ना, एन एक्सप्लोजन अकर्ड, ये सुनना है, ये सवाल का सोल्यूशन दो सुनना। An explosion occurred after the year end which resulted in the damaged inventory and PP. This creates a risk that assets might be overstated and not written down. ये मसला कर दिया, क्योंकि एसेट्स की ओवर स्टेटमेंट का मसला ईयर एंड के ऊपर नहीं है, डिस्क्लोजर का मसला है, सही है। प्रोसीजर मैंने लिखा है साइट को विजिट कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, डैमेज दैट हैड बीन कॉस्ट। अच्छा मैं साइट विजिट कर भी लूँगा तो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट जो ये वैल्यूएशन का पता लगा पाए कि कितना माल डैमेज हुआ है। हाँ इसका एक तरीका है, मैं आपको सिखाता हूँ, सब सुन भी रहे हैं तो। तरीक़ाकार ये है कि आप ये देखते हैं इसके अंदर कि आप मैनेजमेंट को बोलेंगे जिस दिन आग लगी ना, उस एक दिन के पहले मुझे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स दे दो। सोचें, इन्वेंट्री रिकॉर्ड लूँगा उससे एक दिन पहले का। अच्छा उसमें क्वांटिटी भी आ रही होती है, वैल्यू भी आ रही होती है, पर यूनिट प्राइस भी आ रही होती है। तो क्या मुझे अप्रोप्रिएटली ये पता लग जाएगा कि कितनी इन्वेंट्री डैमेज हुई है? ऐसा ही है ना। और मैं वहाँ जाके देख लूँगा, जो फिजिकली इंस्पेक्ट करने की बात जो हो रही है, वहाँ जाके देख लूँगा कि भाई आया कि कुछ इन्वेंट्री बची है, सब गई, सब गई, तो वो पूरी की पूरी इन्वेंट्री शीट की अमाउंट एफएस में क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये तरीका कार है वेरीफाई करने का। आप खुद देखो ना, लॉजिक लगाओ, आप क्या कर सकते थे? मतलब ये तो नहीं बोलोगे वापस आग लगाओ, मैं खुद जल के देखूंगा कितना नुकसान होता है, ऐसा तो नहीं है ना। जो हो गया वो हो गया,
क्लियर है? अच्छा जी, तो आई होप इतना ये बात क्लियर है। हम एक एक करके और भी रीड करते हैं। अलिशबा ने प्रोसीजर लिखे हैं, द ऑडिटर शेल इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट देयर ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑन एफएस ड्यू टू दिस इवेंट। यस, ये लिख सकते हैं। ऑडिटर शुड ऑल्सो रिव्यू मिनट्स ऑफ द बीओडी। वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर डिस्कशन हुई हो। ऑडिटर शैल टेक इनटू कंसिडरेशन अदर सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा, ये नहीं भी लिखें तो मसले वाली बात नहीं है। द ऑडिटर शुड सी रीजनेबलनेस ऑफ द डिस्क्लोजर मेड बाय द मैनेजमेंट। ओके, और आपने अलिशबा बस एक प्रोसीजर नहीं लिखा जो मैंने बताया कि आपने उस इन्वेंट्री की वैल्यू को असरटेन करने के लिए एक दिन पहले की रिपोर्ट लेनी है। और मज़े की बात यह है कि आप किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं सर्वेयर रिपोर्ट। क्या कहते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस वाला बंदा आया होगा, उसने वैल्यू तो लगाई होगी ना, अंदाज़ा जायज़ा तो लिया होगा कि ये नुकसान हुआ है, तो वो रिपोर्ट मांग लो उससे कि भाई ये आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लो उसके साथ, ये कितना क्लेम कर रहे हैं, यानी क्लेम कर रहे हैं ज़्यादा और डिस्क्लोज किया हुआ है कम, तो ये भी तो आपस में डिस्पैरिटी है ना जो कि होनी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, इसके बाद शैज़ल लिखते हैं, ड्यू टू द एक्सप्लोजन इन लोकेशन देयर इज अ डैमेज ऑफ इन्वेंट्री इन पीपी ऑफ 0.9 बिलियन, देयर माइट बी अदर पीपी वैल्यू लूज लोअर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। गलत, भंगी ये भंड मार दिया ना तुमने। पीपी की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क ईयर एंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और सब्सिक्वेंट इवेंट है। सही है जी। अच्छा भाई, मुजीब, एज द कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग से द रिस्क इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। गलत। An explosion occurred at the smallest offsite location. This resulted in damage of inventory in PP. There would be a risk of understatement of impairment and NRV. गलत। अच्छा जी, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन न्याज ने लिखी है, मैनेजमेंट एक्टिविटी। अच्छा ये सुनना, ये न्याज ने रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लिखी हुई है। पहले आप लोगों को वो रिस्क समझ आ गया ना ऊपर वाला? ओके, यहाँ पे लिखी है न्याज ने रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है इवेंट, we will express unmodified opinion. However, the matter is fundamental for user understanding that we will modify our report by including EOMP. सही है? आगे इसके बाद आ रहा है, in which we state we draw attention to the notes and our opinion is not modified. Very good यार, इसने बहुत अच्छा बताया कि हम इसमें बताएंगे कि हम रेफर करेंगे, हम ये लिखेंगे हमने अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया। However, if management does not disclose the event adequately based on the thresholds calculated by and confined to a specific line item, we will express qualified opinion. सही है। तो आपने लिखा अच्छा, आप सिंपल ये भी कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय सिंपल ये लिखते कि अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि मटीरियलिटी ऊपर बता चुके हो आप। तो आप कौन सी ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड। एडवर्स नहीं, क्वालिफाइड। मटीरियल है, परवेजिव नहीं है। चलें जी, कशफ ने प्रोसीजर लिखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा देखो, ये कशफ बहुत ही जेनरिक प्रोसीजर हो गया, हाउ डू वी वैल्यू इन्वेंट्री, ये लिखना होता है। सही, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑडिटर डिस्कस द मैनेजमेंट विद स्टोर इज टू बी विजिटेड फॉर इन्वेंट्री काउंट। जल गई, कहाँ क्या काउंट करूँगा मैं? बात समझे ना मेरी? कशफ, अगर इन्वेंट्री जल गई तो क्या मेरा काउंट करने का कुछ बनता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा। इंस्पेक्शन करने जाएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई माल बचा तो नहीं है। क्या एक्सपर्ट लॉस के लिए बुला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं। ऑडिटर कैन चेक देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर शैल इंश्योर दैट ऑब्सोल्यूट स्टॉक ऑफ डैमेजेस इन्वेंट्री प्लेस सेपरेटली। अच्छा देखो, ये जो आपने प्रोसीजर लिखे ना कशफ, देखो अब एक बात है, सुनना इधर। बात ये है, देखो अच्छी बात है आप चेक कराते हो, यहाँ पे मैं असेस कर लेता हूँ। बात ये है कि कशफ आपने जो प्रोसीजर लिखे ना इन्वेंट्री के, वो जेनरिक प्रोसीजर हैं। यहाँ पे जेनरिक चलेंगे या सिचुएशन के तहत चलेंगे, वो स्पेसिफिक होंगे। तो देखो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आइडिया क्या है, उस वक्त आप होते तो क्या करना है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सोचना भी है, कुछ अंग्रेजी भी उठानी है। जैसे अलिशबा ने कुछ चीज़ अच्छी लिखी थी, मैं इंस्पेक्ट कर लूँगी बोर्ड मिनट्स कि उसमें कहीं डिस्कशन तो नहीं हुई। मैं इंश्योरेंस कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लूँगा, है या नहीं है? इंक्वायरी कर सकते हैं ना, व्हाट आर दियर असेसमेंट अबाउट द लॉस, ऐसा ही है। तो इंक्वायरी तो एक खानदानी प्रोसीजर लिख देना, पर अगेन इंक्वायरी में भी लिखना ना, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट के आगे भी तो लिखो ना कि व्हाट आर योर असेसमेंट रिगार्डिंग, व्हाट्स द मैनेजमेंट असेसमेंट रिगार्डिंग द लॉस। क्लियरिटी है? अच्छा भाई, ऑडिटर इंश्योर दैट द इन्वेंट्री काउंट
वैल्यू एग्रीज विद द अमाउंट इन एफएस। देखो कश्यप हमने जेनरिक लिख दिया, सही है, तो मैंने आपको ये सही बता दिया कि सही करना है। ओके हमने कहा एलिजिबल लिखते हैं तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज इन एफएस एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट विल बी इशूड विद एन ईओएम। अलीबा लिखा सही है बट इसको थोड़ा बना के लिखना होगा पेपर में। इफ मैनेजमेंट discloses this non-adjusting event in the financial statements, then unmodified opinion will be given. However, the auditor will give emphasis of matter paragraph. तो वहाँ पे shortcuts नहीं लिखना, पूरा लिखना है। अच्छा जी, इसके आगे अहमद हसन लिखते हैं since explosion occurred after a year, it would be considered non-adjusting event as per only a disclosure of such event provided as event significant as greater than जनरल मटीरियलिटी लिमिट ऑफ 0.10 डिस्क्लोजर हैज टू बी गिवन। जनरल मटीरियलिटी लेवल आपने लिखा है 0.28 मिलियन। जनरल मटीरियलिटी लेवल ऐसा नहीं लिखते ना, आप बोलते हैं कि 5% ऑफ पीबीटी जनरली टेकन एज अ मटीरियलिटी। आपने 0.28 मिलियन लिख दिया जनरल मटीरियलिटी, यानी आप ये कह रहे हैं कि हर कंपनी में 0.28 मिलियन की मटीरियलिटी होती है, तो उसके अल्फाज चेंज हो गए, जज्बात चेंज हो गए। अच्छा फिर वो कह रहे हैं इंस्पेक्ट कर लेंगे साइट टू इन्वेस्टिगेट वेदर सच एक्सप्लोजन कॉस्ट। चलो सही है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पर वो हो चुका है, वो कह रहा है कि एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं। चेक न्यूज़ रिपोर्ट विच कुड प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द डैमेज कॉज। ये अच्छी चीज़ देखिए कि भाई न्यूज़ में भी अगर आया होगा तो वहाँ से भी असेस कर सकते हो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। ओके इंस्पेक्ट बीओडी मिनट्स, वेरी गुड। whether it correlates to the management assessment of loss, inspect the carrying value of the loss PP and value that since no scrap value entire is recorded in disclosure. Ensure that the proper NRV loss recorded by verifying, ये आखिर में बंद मार दिया, NRV loss इस साल होना नहीं चाहिए, आखिर में बंद मार दिया, बाकी अच्छा लिखा है, वेरी गुड अहमद हसन। प्रोसीजर अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी वही तो बता रहा हूँ आपको एक एक करके सबको। अच्छा भाई, explosion occurred after the year end indicates that no condition existed at year end as per IAS 10. This is a non-adjusting event, therefore entity is required to disclose the event. अच्छा फिर मलाइका आपने लिखना था कि entity is required to disclose the event. Why? Because it is material subsequent event. Because it exceeds materiality level, that is 5% of profit before tax. ये लिखना है आपने। अच्छा मलाइका आपने लिखे evaluate whether the proper disclosure have been given by the entity, check all the subsequent events have been identified, written representation generic है। ओके शहज़ल अभी तो तुम्हें चेक करके बताया ना जानी। सर हम ये लॉस रीकैलकुलेट करेंगे, अभी तो आपको बताया, जल्दी बताओ रीकैलकुलेट करने का तरीका क्या है? नहीं, आप इन्वेंट्री रिपोर्ट लेंगे आग लगने से पहले की या करीब करीब की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उससे पहले इन्वेंट्री कितनी मौजूद थी, और वहाँ से आपको एक रीज़नेबल अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना लॉस बुक हो जाना। फिर वो कहता है कि सारी इन्वेंट्री नहीं जली, फिर मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट करने, बोलूँगा नहीं जली ना, बाकी दिखा दो। तो क्या एग्जिस्टेंस और क्वालिटी चेक हो जाएगा? जब एग्जिस्टेंस और क्वालिटी चेक वाली इन्वेंट्री हटा दूंगा तो क्या मैं अप्रोप्रिएट लॉस पे पहुँच जाऊँगा? यस, क्लैरिटी है? चलें जी, मैंने कहा था बड़ा बेहतरीन होगा सेशन। अहमद हसन ने बहुत अच्छा लिखा था, वेरी गुड यार। आमुश, an explosion occurred after the year end, therefore this is a one-off event which conditions are not existent at year end, so this is a non-adjusting event as matter is significant should be properly disclosed in FS. Matter is material, not significant. Therefore there is a risk that appropriate disclosure is not made in the FS procedure. Check FS, ये क्या लिखा हुआ है यानी? Check FS and ensure whether appropriate disclosure have been made. Inquire management about expected loss. Appoint auditor expert. चलो आमुश तुमने लिखा है, बट तुमने अगर ये 10 नंबर का सवाल है ना, तो 10 नंबर के सवाल में से मैं तुम्हें देता कुल मिला के 6 नंबर, क्योंकि उसमें तुमने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी नहीं लिखी, लिखोगे तो वो अलग बात है। सही है? अच्छा जी, सिंस एक्सप्लोजन अकर्ड आफ्टर विच क्रिएटर द मैनेजमेंट माइट नॉट डिस्क्लोज इट, ये बहुत शॉर्टकट में लिखा है तुमने ये। अच्छा भाई मुस्तफ़ा, chances of litigation, since explosion of chemicals may lead to discharge of hazardous gases, there is a possibility of litigation affected by the individual and may not be disclosed. Inquire from the legal counsel. अच्छा उसमें कुछ ऐसा बताया नहीं, पर सही है, लिखते हो तो ये एप्लीकेबल था, हो सकता था। सर क्वेश्चन में लिखा है कि अनलाइकली टू बी एबल टू क्लेम ऑन इंश्योरेंस, फिर भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस। अच्छा देखो एक बात समझो,
यहाँ पे अरबाब हुसैन कह रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि अनलाइकली टू रिसीव आपका क्लेम है, तो अनलाइकली टू रिसीव क्लेम का मतलब ये है कि मैंने उससे डिमांड नहीं की होगी पैसों की होगी ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ से पता लग जाएगा ना कि मेरा इतना लॉस हुआ, यानी ऐसा तो नहीं है मुझे कुछ और बता रहा है उसको कुछ और बता रहा है। यानी एक बात बताता हूँ आपको, हुआ ये था कि एक हमारा क्लाइंट था XYZ, वो हमें बता रहा था कि यार SBP ने इतने की पेनल्टी लगाई है, वो FS में डिस्क्लोज हुई थी। मैंने कहा भाईजान SCCP ने आपको जो बोला है, SBP सॉरी स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ने आपको जो बोला है ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए, वो लेटर दिखा दो, मैं वहाँ से पेनल्टी देख लूँगा। तो वो बोला नहीं हमने जो रिकॉर्ड की हुई है वो है। मैंने कहा भाई मेरे लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन तो एक सपोर्टिंग एविडेंस है, वो भी रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं है। आप मुझे उससे कॉरेस्पॉन्डेंस बोले, कोई खत नहीं आया, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी उस पर उन्होंने कहा। मैंने कहा वो दिखा दो यार। तो यहाँ से ये बात पता लग जाएगी कि उससे क्या बात हुई है, हमसे क्या बात हुई है, तो आप कोलैबोरेट करते हैं इसको। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस कंपनी से बातें तो चेक करें ना कि वो कर क्या रहा है। ऐसे तो आप बोलें मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाई हम केस जीत जाएंगे, कोई भी केस चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, लॉयर से कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हैं ना। इवन तो आपको वो लिख के दे कि भाई लॉयर कह रहा है कि भाई नहीं यार ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो भाई मुझे बताओ तो सही ना कि बात क्या हो रही है, वहाँ से पता लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, obtain understanding of management process to ensure subsequent events are identified, read minutes of the meeting, checks correspondence between the company and the insurance company। अच्छा जरा जी बिल्कुल सर, मैंने 4 शोज़ के अकॉर्डिंग लिखे थे, ओके, पर वो 4 शोज़ के जल गए ना 4 के 4, तो उसके लिए हम काउंटिंग नहीं कर सकते। सही है। अच्छा भाई, नूर ने लिखा है कि दिस इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज द इवेंट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड एक्सप्लोजन रिजल्टेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड PP इम्पेयरमेंट शुड बी गिवन। गलत हो गया नूर, देखो रिस्क है ही नहीं है वाला, रिस्क किसका है, नॉन डिस्क्लोजर का। सही है। फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, ये गलत हो गया क्योंकि फिजिकली इंस्पेक्ट का पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। आप खुद इस जगह होते, आप मुझे खुद बताएं, आप अगर जले आते वहाँ पे इन्वेंट्री काउंट के लिए, आपको कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई मिलती, आपको पता है क्या करना होता, फिर ऑफिस आना होता, फिर शीट लेते, फिर देखते कि लॉस कितना बुक हुआ हुआ, फिर वापस जाना पड़ता ये देखने के, यहाँ फिर देखते कि एग्जिस्ट करती है तो शीट लेके जाते हैं ना, पहले देख तो लो कि हुआ हुआ क्या, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद सैयद हमाद लिखते हैं, इफ़ द management does not disclose the event, it will be a misstatement that the amount is material, will express a qualified opinion, explain the reason basis for qualified opinion. However, the appropriate disclosure is given, unmodified opinion will be given and even will be included to draw user attention on this matter. Very good, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, the explosion at the storage location is done after the year end, is done after the year end। ये कौन सी इंग्लिश है भाई, डन क्या मतलब, तुमने खुद लाई थी क्या आग, which is subsequent non-adjusting event its condition did not exist at year end। चलो, however the value of inventory and PPE damage is material, so a non-adjusting event being material has to be disclosed in prior year, has to be disclosed in prior year नहीं लिखना, has to be disclosed in the financial statements। prior year का मतलब ये हो जाएगा कि उससे भी पिछला साल। तो ये ज़रा शब्दों पे कंट्रोल। सही है, तुमने प्रोसीजर्स नहीं लिखे सिद्दीक। अच्छा, कंडीशन ऑन एग्जिट, सो मैनेजमेंट मस्ट डिस्क्लोज इन FS, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस टू डिस्क्लोज द नॉन डिस्क्लोजर। अच्छा देखो, इन्होंने शेजल ने कहा कि भाई डायरेक्टली मैं दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस को बता दूंगा, पहले किससे बात करनी होती है, मैनेजमेंट से, वो नहीं बात करते तो दोस्त शार्ट विद गवर्नेंस से, वो तो रिक्वेस्ट होती है ना इन केस कि अगर वो ना माने। सही है जी। अच्छा, अब ज़रा हसान नबील ने लिखा है, एज एक्सप्लोजन इज हेल्ड ऑन 20th May आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, द इवेंट विच हैज कॉज डैमेज टू PP एंड इन्वेंट्री विच इज अबव मटीरियलिटी लेवल I, this makes it a non-adjusting event, however it has to be disclosed in FS because it has a material impact। Okay, response, auditor should obtain understanding of how the management disclose the identified disclosure event and ensure that whether it constitutes consistent with IS 10। IS 10 आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कहाँ बताता है, ये क्यों भंड मार दिया आसान। IS 10 आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो नहीं बताता कि डिस्क्लोज कैसे करना है, आई डोंट थिंक सो।
मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो आप अगर रेफरेंस लिख रहे हैं तो फिर सोच के लिखिए, या तो लिखे ही नहीं। अच्छी चीज़ क्या है, कटा दो ना, रेफरेंस नहीं लिखो ना। सिर्फ ये लिखने में क्या मौत आती है कि एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया था, ये क्यों लिख रहे हो एज पर आई स्टैंड, जब हमें कंफर्म नहीं है। वो मार्क्स नहीं देगा इसके, उल्टा रोक लेगा, बोलेगा बाबू आ जा, नहीं पता। हाँ, तो IFRS की एज पर IFRS भी क्यों लिखना, मतलब अनलेस कि यू आर सो श्योर। भाई मैं होता ना, मैं तो बड़ा टेक्निकली खेलता था पेपर में, रेफरेंस नहीं पता, बात याद है, बात लिख दो सेफ साइड पे। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस के बेस पे डिस्काउंट एलोकेट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट IFRS की बात है, IFRS 15 की बात है, ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको बोलूं प्रोविजन फॉर, तुम लोग बताओगे मुझे ऑनलाइन वालों, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, सही है जी। मुझे ये बताएं जल्दी से सारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि ये किस IFRS की बात है कि मुझे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिकॉर्ड करना होता है? IAS 16, IAS 37 जी। प्रोविजंस, प्रोविजंस, कंटीजेंसीज, कंटिंजेंट एसेट्स। इफ्रिक नहीं है, इफ्रिक है चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट रिलेटिंग टू प्रोविजन। तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हमें पता नहीं हो तो हमें लिखना नहीं है। मैंने इसलिए तुमसे जानबूझ के ज़्यादा कंफ्यूजिंग पूछा ना, कि आप मुझे पता है 16 पे ले जाएंगे, इफ्रिक पे ले जाएंगे। इफ्रिक कब आता है पता है? जब चेंज हो उसका एस्टीमेट, उसका नाम भी यही है। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखना है एग्जाम में, सही है। तो ये आपकी आंखें खोलने के लिए था कि आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी है। सर कौन सा डिस्क्लोजर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग में आएगा जिसका ना होने से इफेक्ट परवेजिव होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कशफ, हर पहले तो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उसने एग्जाम्पल दी हुई है ना, ये हमने कितनी 6 एग्जाम्पल्स की थी। उसमें से वन ऑफ ये थी कि मटीरियल सब्सिक्वेंट इवेंट एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं होगा तो वो तो मिस स्टेटमेंट है, सही है। तो वो था, यानी ये सवाल ऐसा था जिसके अंदर आप कहेंगे कि भाईजान आपका सब्सिक्वेंट इवेंट भी टेस्ट हो गया, आपके रिस्क इम्प्लीकेशंस भी होंगे, आपके प्रोसीजर भी होंगे। क्लैरिटी है? चलें जी। अब सर मार्क स्कीम देखने से डीमोटिवेट, इतनी परफेक्ट कंसाइज आंसर्स। अच्छा देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये बोला कि आप मार्क्स देख के सवाल के सोल्यूशन लिखेंगे? नहीं, जो उसमें चाहिए वो लिखेंगे, सिंपल बात है, सही है। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी एक बार रीड कर लें। यानी आपको थीम समझ आ गई है? पहले सारे बच्चे ये बता दो मुझे, थीम समझ आ गई है? पक्की बात है, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, थीम समझ आ गई है? चलें जी, ओके। ये देखिएगा, एज एक्सक्लूजन, मुझे पता है आप लोगों ने परफेक्ट नहीं है हमारी ड्राफ्टिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी परफेक्ट, आई एम आस्किंग योर आइडिया टू बी परफेक्ट। मैंने आपको ये कहा है कि आपकी अंग्रेजी मेरे जैसी एग्जामिनर जैसी होनी चाहिए, नहीं, हम भी तो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं ना, हम भी तो आइडिया लिख के आते थे ना। आप लोग तो फिर अच्छे हो, मेरी तो अल्लाह ही हाफिज़ थी, मैं तो याद कर लेता था अंग्रेज़ी, और मैं उसको रट्टा नहीं कहता था। मैं कहता था जब मेरी अंग्रेज़ी वीक है या वीक थी तो मैं उन अल्फाजों को याद कर लेता था, और फिर मुझे ये मेरी आदत बन गई थी कि ये अल्फाज यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ये अल्फाज यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, जंग में जा रहे हो तो हथियार तो होने चाहिए ना, तो हम वो हथियार दिमाग में लगा के करते, फिट करके। तो जब जब आया तो फायरिंग कर दी हमने, पर सही जगह। अब मैं इन्वेंट्री में जेनरिक प्रोसीजर लिख दूँ, मैं बोलूँ भाई इन्वेंट्री रिपोर्ट ले लूँगा, भाई करूँगा क्या? स्पेसिफिक बताओ कि इस सिचुएशन में होते तो क्या होता, वेरीफाई करने के लिए, सही है। सर एट द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 स्टोर लोकेशंस लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब अगर इस एट द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 लोकेशंस लिखा हुआ है तो पर वो भी तो मटीरियल है ना, वो आपको कैसे पता लग रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5% से वो ज़्यादा है। कश्यप बात समझ आ रही है? मैं देख लेता हूँ, सही है। हाँ बिल्कुल सही करते हो मलाइका। ओके चलें आगे। सर हमने जो प्रोसीजर याद किए हैं वो जेनरिक हैं। देखो भाई, जो तुमने प्रोसीजर याद किए ना वो एक आइडिया है। आप एग्जामिनर के वो उठा के देख लेना सवालात, वो तो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा होता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो वो तो उसके आगे ही गाने। CFAP 6 में मतलब मैं ये मतलब मुझे खुशी होती है ऑडिट में, मतलब सुबह सुबह बच्चा बैठा हुआ है, उसको पता है ना, लग पता गया है कि प्रैक्टिस करूँगा
तो पास हूँगा, अदरवाइज नहीं हूँगा। और जो मैं भी अपनी कमिटमेंट पे हूँ कि भाई मैं पास करवा के रहूँगा, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उस पर कोई दो राय नहीं है, वो हम करेंगे पास इंशाल्लाह। सर हम क्या करें टू द पॉइंट लिखने के लिए? सर प्रैक्टिस ही हो सकती है और तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि तुम्हारे हिस्से की जो मेहनत है वो मैं करवा रहा हूँ ना, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत टाइम लगता है सवाल वगैरह बनाने में। खैर अब इसको रीड करते हैं ताकि आप प्रिसाइसली एक जगह पे आ जाएं। सही है जी। और मुझे पता है आज की क्लास में ख़त्म करूँगा, आप फिर एक और बात बोलेंगे सर वापस सेशन होना चाहिए रिस्क, रिस्पॉन्सेज और रिपोर्ट का। वो तो हो जाएंगे। देखो कंप्लीटनेस के प्रोसीजर में बताऊँ, तुम तो लिख लोगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि भाई इसमें ये प्रोसीजर परफॉर्म होगा, उसमें वो तो हमने लिखा हुआ है ना यूं करके कि भाई वो तो शुरू के 3 है, वो तो शुरू के क्या है 3 है। जो असल चीज़ है वो ये है कि जो तुम्हें मार्क्स लेके देगी, सही है ना। हम तो तुम ये कहो कि 2 चीज़ें होती हैं ना, या तो आप प्योर बुकिश चले जाओ या तो प्रैक्टिकल चले जाओ। हम चले गए बुकिश प्लस प्रैक्टिकल पे, तो ये थोड़ा असेसमेंट है। मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है, पर वही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि मैं तुम्हें पागल बनाने के लिए अगर बुलाऊं और बोलूँ आओ या सवालात करते हो, तुम खुश तो हो जाओगे कि सर ने प्रैक्टिस कराई, पर वो क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। मतलब अगर टाइम ज़ाया करना तो मुझे जवाब तो देना ना ऊपर जाके कि यार क्या किया मैंने टाइम ज़ाया करके, सही है। तो मुझे अपने मार्क्स गेन नहीं करने हैं, मुझे पास कराना है, ये फ़र्क है। चलें आगे। मैंने कहा अच्छा वो कह रही यही कहने वाले थे कि सर प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, तो अब प्रैक्टिस जारी के साथ हम क्यों ना ये करें, अगर आप इस बात पे एग्री करें कि सैटरडे संडे को हम टाइम बढ़ा दें। क्या कहते हैं आप, बताएं मुझे। टाइम बढ़ा देते हैं, चलें ये कर लेते हैं, टाइम बढ़ा देंगे। चलो दोपहर को कर लेंगे। कल असल में कल शाम को इसलिए नहीं कर सकते, कल मेरी बर्थडे है ना, तो मेरी बेटा, तो कल मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा कल, सही है। चलो जी। अब यार अभी सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं उसको वोमिटिंग हुई थी, तो दुआ करना वो सही रहे। मतलब होता है बच्चों को घबराहट वगैरह हो जाती है, बट जान फंसी है मेरी उसमें, सही है। तो कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन, उसका मना नहीं है, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद वो भी लाजमी है। गिफ्ट दिया तूने भंगी, शुक्रिया जी। हाँ भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पहले आप गिफ्ट देंगे तो आप ट्रीट कम जो है ना वो रिक्वेस्ट करें ना, या जो भी है, सही है। चलें आ जाएं, मैं तो बोल रहा हूँ आप आ जाएं, कल यहाँ पे मैं सबको खाना खिलाता हूँ, सही है। और बोलो भाई। और इसको गवेश को हम उस पर बिठाएंगे देग पे, टक टक करके चावल निकालिए उसमें से, सही है, हो जाएगा। खाना मैं बनाता ही नहीं तो मुझसे अच्छा क्या बनाएगा। शुक्रिया जी शुक्रिया। बस कल है जानी, कल है, एडवांस में थैंक यू। चलें अब प्लीज़ इधर देखिएगा, बस उम्र नहीं पूछना, तेरी सोच भी छोटी है। इधर चलो भाई। एज एक्सप्लोजन एज अकर्ड इन पास पेपर हो रहा होता है। अच्छा वो कहते हैं पास पेपर हो रहा होता है, आप डिमोटिवेट कर देते हैं। चलो अच्छी बात है ना, पास पेपर हो रहा है तो खैर आगे। शुक्रिया जी। चलिए इधर देखें प्लीज फोकस के साथ। An explosion has occurred in one of the offsite storage location. Plant, equipment, inventory valued at has been damaged and now have no scrap value. Directors do not believe that they are likely to be obtained insurance claim. क्या ये अपने दिमाग से लिखा या सवाल से उठाया? वो तो हमने सीखा हुआ है, हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आगे, the event occurred after the year end. An explosion would have been existed at 30 April. Hence this event indicates a non-adjusting event. सर ये तो हमने कह दिया भाई, यहाँ पे आप और हम इनलाइन है। किस किस ने ये बात लिखी थी कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट? पूरे नंबर मिल गए यहाँ तक, लंबी करो या ना करो नंबर पूरे हैं, तो ये तुम्हारी जीत है ना कि तुमने सही लिखा है। आगे, द डैमेज एसेट्स ऑफ 0.9 मिलियन आर मटीरियल एज दे रिप्रेजेंट 16%। ये वाली बात कितने लोगों ने लिखी थी? मोर देन 5% लिख दिया, ये पर कह दिया बात एक ही है, पूरे नंबर मिल गए। इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पे तो आते हैं, पर देखो पूरे नंबर मिलेंगे, इसके पूरे नंबर मिलेंगे, ये मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं चेक करने के लिए इसलिए बैठा हूं ना कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे, एज मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट द एसेट शुड नॉट बी रिटन डाउन टू 0, क्योंकि ये मटीरियल तो है पर नॉन एडजस्टिंग है। आगे, द डायरेक्टर शुड इंक्लूड अ डिस्क्लोजर नोट डिटेलिंग एक्सप्लोजन एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंपैक्टेड। तो डिटेल नोट आएगा ना
जिसमें लॉस की इम्पैक्ट्स भी आएंगे। आगे प्रोसीजर देखिएगा जो मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे। चलें जी, ऑब्टेन अ शेड्यूल showing the damaged property, plant and equipment and agree the net book value of non-current assets registered to confirm what the value of damaged assets was। ये क्या कह रहा है इस बात में कि पहले कि आप वो एसेट्स की रिपोर्ट ले लें ताकि आपको पता लग जाए कि जो एसेट डैमेज हुए हैं उसकी वैल्यू किताबों में क्या थी, तो जितने पे होगी वो राइट ऑफ हो जाएगा। पर यहाँ पे या बाद में? बाद में। आगे ऑब्टेन, अच्छा तो फिर ऊपर जब पीपी की बात की तो फिर ये इन्वेंट्री रिपोर्ट क्यों ले रहा है? इन्वेंट्री डिफरेंट है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिफरेंट है। अच्छा, स्टोरेज लोकेशन टू असरटेन द लाइकली लेवल ऑफ इन्वेंट्री द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। अगर एक बच्चा ये लिखता है कि मैं दोनों पिक कर लूँ ना, इन्वेंट्री और पीपी एक ही लाइन में लिख दूँ तो बात एक ही है। यानी इन्वेंट्री के लिए आप इन्वेंट्री शेड्यूल्स ले लेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट ले लेंगे, और पीपी के लिए एफआईआर ले लेंगे, सिंपल बात है। अच्छा भाई, पॉइंट 1 में शेड्यूल का मतलब एफआईआर, फिक्स एसेट रजिस्टर, सही है। डिस्कस विद द डायरेक्टर, ये बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि भाई आप 2 शार्विक गवर्नेंस से बात कर लेंगे। आगे डिस्कस विद द डायरेक्टर व्हाई दे डू नॉट बिलीव दैट दे आर एबल टू क्लेम ऑन देयर इंश्योरेंस इफ अ क्लेम वाज टू बी मेड देन ओनली अनइंश्योर्ड लॉसेस वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, और वो कह रहा है कि इफ अ क्लेम वाज टू बी मेड, अगर क्लेम हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर जो अनइंश्योर्ड लॉसेस हैं वो, क्योंकि नुकसान होगा वही डिस्क्लोज होगा ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं 100 मिलियन का नुकसान हुआ, 20 मिलियन मिल जाएगा, तो फिर डिस्क्लोज कितना करूंगा? क्योंकि जो नहीं मिलेगा, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि आपको जो मिल जाएगा वो आपका नुकसान नहीं है। क्लैरिटी है? क्योंकि आप बाद में लॉस बुक भी करोगे तो 100 का करोगे 80 का, 80 का, तो वही बताएंगे। पर खैर इसमें इतना डिटेल में नहीं भी जाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिर्फ एक ही प्रोसीजर लिख देंगे, डिस्कस विद दी 2 शार्विक गवर्नेंस रिगार्डिंग दी असेसमेंट ऑफ द लॉस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी था, और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो लिख सकते हैं कि आप जाएंगे, फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू इवेल्युएट वेदर देयर इज एनी अदर इन्वेंट्री एग्जिस्टेड दैट इज फ्री फ्रॉम फायर। अगर तो कोई ऐसी है तो क्या उसको लॉस में होना चाहिए, हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन देख लें। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, हैंस अ डिस्क्लोजर नोट शुड बी इंक्लूडेड इन 2003 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है जी। और रिटन डाउन कब होगा? 2004 में। ये हमने एक जेनरिक बात वापस से रिपीट कर दी है। अच्छा भाई, अगर आगे अगर डायरेक्टर रिफ्यूज कर देते हैं, हाँ भाई, तो क्या होगा? ये मटीरियल मिसमेच। तो मटीरियलिटी कहाँ बताई आपने? ऊपर ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है। लैक ऑफ डिस्क्लोजर इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, देयरफॉर द ऑर्डर रिपोर्ट ओपिनियन विल बी अ क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। याद आ रहा है? आगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में मैं एक्सप्लेन करूंगा इन रिलेशन टू लैक ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्लोजर एंड द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर वो सब सही कर लेता है तो कुछ भी नहीं करेंगे तो ईएम आ जाएगा, दैट्स इट। पहले बताओ, बात क्लियर है भाई? रिपोर्ट में रिटन डाउन वाली बात क्लियर करते हैं। कौन सी वाली? ये वाली, आगे वाली। देखो वो कह रहा है कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं बता रहा है, डिस्कशन कर रहा है। ये पूरी डिस्कशन है। वो कह रहा है ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका डिस्क्लोजर 2003 में जाएगा और इसकी अकाउंटिंग कब होगी? तो 2004 में वो एसेट उठ के नीचे वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। सही है? चलिए जी, ओके हो गया। अब भाई जल्दी बताओ, इंटरनल कंट्रोल, इसके तो 3 पार्ट हैं, तुमने एक ही कराया। आज एक क्वेश्चन सही है ना? चलो हम फिर अगला जो सेशन है वो ज़्यादा टाइम का रख लेंगे, मतलब 2 घंटे का रख लेंगे, जिसमें ये होगा कल इंटरनल कंट्रोल शुरू करवाना है आईडी के साथ। चलो एक काम कर लेते हैं, एक बच्चा कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई सर इंटरनल कंट्रोल पहले बोल बोल के रिवाइज भी करवाएं। सही है, तो मैं पहले ये काम करूँगा, हम कल ये रिस्क रिस्पॉन्सेज वाला भी करते हैं, और ये ख़त्म हो गया तो मैं कल ही की क्लास में जो इंटरनल कंट्रोल है वो रिवाइज करा दूंगा, वो भी आईडी के साथ। सही है? डन हो गया। चलो भाई ये कर लेते हैं। नहीं तो वो बच्चे कह रहे हैं कि कंट्रोल के साथ ही मिक्स है ना, मतलब आईडी कंट्रोल्स ही होते हैं ना, तो आप साथ साथ रिवाइज कर लें। सही है, कल क्लास का मैं आपको बता दूंगा। सही है? नहीं, हाँ वो देख लेते हैं ना। चलो ओके, थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज़।